हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमावत। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन देख रहे थे। उसमें अपन शरीर द्रव तथा परिसंचरण चैप्टर देख रहे। इस चैप्टर का जो आज लास्ट सेशन होने वाला है, और इस सेशन में अपन द्विसंचरण, हृदय क्रियाओं का नियमन और परिसंचरण की विकृतियां यहाँ से डिस्कस करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक से, 3 टॉपिक से। इसमें से कुछ तो अपन ने, जैसे डायग्राम आपको यहाँ से दिख रहा है, इसको अपन ने शोषण वाले चैप्टर में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, बाकी यहाँ जो है अपन हार्ट की स्ट्रक्चर जो डिस्कस की थी, उसके अलावा जो अपना परिसंचरण तंत्र में जो बाकी बचे हुए पार्ट है, जैसे अपन ने हार्ट पढ़ लिया है, अपन ने जो रक्त था वो पढ़ लिया है। अभी आपके पास जो वाहिका है वगैरह हैं, जैसे शिरा या धमनी, उनकी संरचना यहाँ से अपने को देखनी है। और हृदय क्रियाओं का नियमन किस प्रकार से अपन रेगुलेट कर सकते हैं हार्ट की एक्टिविटी को, वो यहाँ से डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में अपन देखेंगे जो डिजीज और डिसऑर्डर, जिसे अपन बोलते हैं विकृतियां, वो यहाँ से अपन डिस्कस करेंगे। हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट फेलियर क्या होता है, वो सारा यहाँ से आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे। तो आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डाउट की पिक्चर आपको शेयर करनी है, कि मान लो आपको किसी बुक में आपको डाउट है, उसकी पिक्चर आप सेंड करके डाउट पूछना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर मैं आपको धर्मेंद्र कुमार से मिलूंगा। ठीक है, वहां आप सर्च कीजिए और आपके डाउट डिस्कस कीजिए। स्टार्ट अपन करते हैं। द्विसंचरण, डबल सर्कुलेशन। द्वि का मतलब होता है दो। ठीक है, इसे भी अपन ने पढ़ रखा है, वापस से थोड़ा सा देख लेते हैं। रक्त अनिवार्य रूप से एक निर्धारित मार्ग से रक्त वाहिनियों, धमनी एवं शिराओं में बहता है। धमनी को इंग्लिश में अपन बोलते हैं आर्टरी, और शिराओं को अपन बोलते हैं वीन। शिरा को बोलते हैं वीन, शिराओं को वीन्स। ठीक है, तो रक्त जो है धमनी और शिरा में बहता है। मूल रूप से प्रत्येक धमनी और शिरा में 3 परतें मिलती है। ठीक है, मान लो ये अपने पास कोई भी धमनी या शिरा है, ठीक है, इस प्रकार की, तो इसमें 3 परतें मिलेगी। अब सबसे पहले की अगर अपन बात करें, मान लो इस प्रकार की, ठीक है, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन में यहां से देख रहा हूं, मैं इसे काट रहा हूं। ठीक है, और इसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, या मान लो ये रक्त वाहिका ऐसी थी, तो यहाँ मैं ऊपर से इसे देख रहा हूँ, तो मुझे इस प्रकार का गोला दिख रहा है। ठीक है, ये रक्त वाहिका है, ऊपर से मैं देख रहा हूँ, तो क्या मिलेगा, एक रक्त वाहिका के जो ट्रांसवर्स सेक्शन गोले जैसा मिलेगा। तो सबसे अंदर की जो परत होती है वो शल्की अंतराच्छिद उत्तक अंत स्तर कंचुक। ठीक है, सबसे अंदर वाली जो होती है उसके बारे में बात कर रहा है। तो सबसे अंदर वाले कुछ इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से शल्की होती है। शल्की का मतलब सिंपल सी जो कोशिकाओं की लेयर होती है, वो एक सिंगल लेयर है। ठीक है, एक से अधिक का मतलब, मान लो ये कोशिका है, तो एक से अधिक लेयर का मतलब ये एक के ऊपर दूसरी कोशिका यहाँ पर होगी। लेकिन शल्की का मतलब एक सिंपल सी एक सिंगल लेयर होगी, वो अपने पास होगा अंत स्तर कंचुक। दूसरा, मध्य की बात करें, सबसे अंदर वाली हो गई। अब जो बीच वाली लेयर की अगर अपन बात करें, तो सबसे सॉरी, जो बीच वाली लेयर है वो आपके पास बनी होती है चिकनी पेशियों की और लचीले रेशे से। तो ये बीच वाली लेयर मान लो कुछ इस प्रकार की हो गई। तो ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है अपने पास चिकनी स्मूथ मसल से। जो स्मूथ मसल होती है उसे अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो अनैच्छिक होती है, अपनी इच्छा से वो काम नहीं करती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, लचीले रेशे होते हैं, सॉफ्ट जो रेशे होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे मध्य कंचुक में, बीच वाली जो लेयर है उसमें। और सबसे बाहरी जो लेयर है वो जो है आपके पास, वो किससे बनी होती है, वो आपके पास कोलेजन रेशे से युक्त होती है। कोलेजन क्या, एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। इसे 7वें चैप्टर में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर जो रेड कलर में यहाँ पर आपको बता रखी है, ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये अपने पास हो जाएगी कोलेजन उत्तक से बनी हुई एक प्रकार का क्या है, रेशेदार संयोजी उत्तक, जिसे अपन बोलते हैं बाह्य कंचुक। ठीक है, तो अगर इसकी आप बात करो तो ये जो है इस प्रकार से वेसल्स हो गई, सबसे बाहर वाली हो गई। ठीक है, इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उसमें। उसके बाद में बीच वाली लेयर की अगर अपन बात करें, तो बीच वाली लेयर अपने पास कुछ ऐसी हो जाएगी। ये बीच वाली लेयर यहाँ पर, ये ठीक है, मध्य कंचुक स्तर जिसे अपन बोल रहे हैं, ये इस प्रकार से हो जाएगी। और सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो आपके पास हो जाएगी अंत्य वाली, जो आपके पास कौन से कलर में बता रखी है, जो अपन ने बताया कि शल्की बनी होती है, जो ब्लैक कलर में मैंने इस डायग्राम में बता रखी है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से अंत्य वाली हो जाएगी। और अब इसमें से क्या होता है, इसमें से आपका जो रक्त है उसका क्या होता है, प्रवाह होता है, चाहे तो ऑक्सीजन वाला हो चाहे तो वी ऑक्सीकृत हो। ठीक है, यहाँ से ये जो बीच वाली लेयर है, तो ये ब्लड यहाँ से क्या होता है, फ्लो यहाँ से होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। शिरा और जो अपने पास धमनी, दोनों में तीनों ही लेयर होती है। ठीक है, ये तीनों अंत, मध्य और बाह्य जो बन चुके, शिरा और धमनी दोनों मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, शिराओं में मध्य गंजुक अपेक्षाकृत क्या होता है, पतला होता है। तो ये जो शिरा है उसके अंदर ये वाला पतला होता है,
मध्य कंचुक वाला, तो पतला होगा तो यहाँ जो ये वाला स्पेस है, ये जो जगह यहाँ अंदर वाली बताई जा रही है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस डायग्राम को आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि क्या होता है। ये शिरा है अपने पास, ये धमनी है। ठीक है, तो ये बाहर वाली आपके बाह्य हो जाएगी, बीच वाली मध्य हो जाएगी, सबसे अंदर वाली ये अंत्य हो जाएगी, और इसके बीच में जो अवकाश है उसे अपन ने बोला अवकाशिका। तो शिरा में अपन ने बोला मध्य वाली पतली होती है, तो जो पतली है मान लो ये अपने पास मध्य वाली थी। ठीक है, ये मान लो ये मध्य वाली थी। ठीक है, ये जो अपने पास धमनी है उसकी मध्य वाली, और शिराओं में ये है अपने पास, ये केवल पतली हो गई। तो ये अंदर वाली जगह किसके अंदर जाती है, धमनी में ज्यादा है या शिरा में जाता है, तो शिरा में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो मध्य वाली है वो क्या होती है, पतली होती है। देख सकते हो आप इस डायग्राम के अंदर भी, ये देखो ये अपने पास जो बता रखी है यहाँ से, ये देखो ये मध्य वाली इसमें बता रखी। ठीक है, और इसी कलर में मध्य वाली बता रखी है, अंदर वाली यहाँ कहीं है। ठीक है, अंदर वाली ये अलग से थोड़ी सी लाइट कलर में बता रखी है। तो यहाँ जो अवकाशिका है जो ये पतली हो गई, तो बीच वाली जगह यहाँ पर क्या बढ़ गई, शिरा में बढ़ गई। तो अगर ये आपको डायग्राम दे दे, वैसे ये पूछा गया है नीट में कि ये डायग्राम दे रखा है, सिंपल सब कुछ हटा दिया यहाँ से, ये नाम वगैरह सब हटा दिया यहाँ से, और बोला कि ये धमनी है या शिरा आपके पास, तो आपको अवकाशिका देखना, दोनों डायग्राम में कंपेयर करना है। जिसमें स्पेस अंदर वाला ज्यादा है, मतलब मध्य जो संकोच मध्य जो स्तर है वो यहाँ पर क्या पतला है, इसलिए इसमें अवकाशिका मोटी है, काफी ज्यादा यहाँ पर मिलेगी। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान में रखना, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि दाहिने नीले द्वारा पंप किया गया रक्त फुफ्फुसी धमनियों में जाता है और बाएं नीले वाला रक्त महाधमनी में जाता है, तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया है। हर्ट 3 लेसन हो गए, 4 लेसन हो गए, अभी तक आपको ये नहीं आता तो फिर दिक्कत वाली बात है। हर्ट इस प्रकार से था, वापस से बता देता हूँ, धमनी और शिरा में अंतर क्या है। धमनी और शिरा, ऐसी वाहिकाएं जो नीले से निकलती है वो सारी क्या होती है, धमनी होती है। ठीक है, और ऐसी वाहिकाएं जो आलिंद में प्रवेश करती है वो सारी क्या होती है, शिरा होती है, लेकिन कुछ टर्म्स और कंडीशन है। ठीक है, ये अपन ने पहला आपको ध्यान में रखना है, ऐसी वाहिकाएं जो नीले से निकलती है वो धमनी होती है, जो आलिंद में प्रवेश करती है वो शिरा होती है। लेकिन ऐसी वाहिकाएं जो फुफ्फुस तक जाती है, या जो अपने पास अपन ने रेस्पिरेशन वाला चैप्टर में देखा था कुपिका तक जाती है, उसे अपन बोलते हैं फुफ्फुसीय, चाहे वो शिरा हो चाहे वो धमनी हो। तो मान लो ये जो धमनी यहाँ से निकली है ये कुपिका या फुफ्फुस तक जा रही है। ठीक है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, क्योंकि ये नीले से निकली है तो ये धमनी तो हो ही गई, लेकिन ये फुफ्फुस तक जा रही है, इसलिए इसे अपन बोलेंगे फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, और मान लो फुफ्फुस से कोई शिरा आ रही है तो अपन क्या बोलेंगे, फुफ्फुसीय शिरा। तो ये आपको सिंपल से ध्यान में रखना है। ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त होकर फुफ्फुस शिराओं से होता हुआ बाएं आलिंद में आता है। जो लेफ्ट साइड वाला होता है वो आपके पास क्या करता है, वो ऑक्सीजन वाले रक्त को लेके आता है, और राइट वाला जो होता है वो CO2 वाले रक्त को लेके आता है। ठीक है, तो बाएं आलिंद से बाएं नीले में ऑक्सीजन वाला रक्त जाता है। तो ये जो संचरण है इसे अपन बोलते हैं फुफ्फुस संचरण या पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, इंग्लिश में पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं लेफ्ट वाले को, बाएं तरफ वाले को। ऑक्सीजनित रक्त महाधमनी से, अब यहाँ से ये जो धमनी है नीले से निकल रही है, लेकिन सबसे बड़ी धमनी होती है इसीलिए इसे अपन ने महाधमनी बोला है। यहाँ महाधमनी से होता हुआ फिर आगे धमनी, फिर धमनिकाएं, उसमें आगे से आगे ब्रांच में टूट जाता है, शरीर की जो समस्त पार्ट है वहां तक ऑक्सीजन वाले रक्त को ट्रांसफर करता है। सो ऑक्सीजनित रक्त महाधमनी से होता हुआ धमनी, धमनिकाओं और केशिकाओं कैपिलरीज से होता हुआ उत्तकों तक जाता है, और वहां से ऑक्सीजन रहित होकर शिरा, शिराओं और महाशिरा से होता हुआ दाएं आलिंद में आ जाता है। ठीक है, यह एक क्रमबद्ध परिसंचरण, क्रमबद्ध का मतलब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है, सिस्टमेटिक, एक सिस्टम से हो रहा है। ऐसा नहीं कि सीधा आलिंद से सीधा जो वाहिकाओं चला जाएगा, नहीं, आलिंद से पहले नीले में आएगा, नीले से महाधमनी में आएगा, महाधमनी से आपके पास धमनी में जाएगा यहाँ पर, और धमनी से केशिकाओं में जाएगा। ठीक है, यह क्रमबद्ध परिसंचरण पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा अन्य जरूरी उत्तकों पदार्थों को उत्तक तक पहुंचाता है, तथा वहां से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उत्तकों से दूर लेके जाता है। क्लियर है, तो इस डायग्राम में आप लोग ऐसा देख सकते हैं बिल्कुल। ये अपने पास फेफड़ा था, जो लंग्स था, या कुपिका यहाँ पर थी, ऐसा ऐसा डायग्राम आपको रेस्पिरेशन में बता रखा है, यहाँ कुपिका बना रही है। ठीक है, यहाँ से जो ऑक्सीजन लेके आएगा वो फुफ्फुस शिरा है। शिरा क्यों बोला, क्योंकि ये आलिंद में लेफ्ट, LA जो लिखा उसका मतलब है लेफ्ट ओरिकल या एट्रिया, मतलब बायां आलिंद, LV का मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां नीले। ठीक है, तो यहाँ जो है आलिंद में आके खुल रहा है, इसीलिए अपन ने इसे शिरा बोला, लेकिन किससे जुड़ा हुआ है, ये कुपिका या फुफ्फुस से जुड़ा हुआ है, इसलिए फुफ्फुस शिरा हो गया। तो यहाँ से ऑक्सीजन वाला आएगा, ये ऑक्सीजन आई 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 नीचे तक आ गई, ये शरीर अंग है यहाँ पर। ठीक है, कोशिका तक आ गया, तो ये ऑक्सीजन इसे काम में लेगी। ये C6H12O6 मान लो एग्जाम्पल, ये ऑक्सीजन जो आई थी वो इस प्रकार से हो गई, तो 6CO2 + 6H2 यहाँ से बन जाएगा। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए लिखा 6 6। तो ठीक है, तो ये जो CO6O2 है काम में आ गई, और यहाँ से क्या प्रोड्यूस हो गई,
CO2 प्रोड्यूस होगी जो वापस से जा रही है दाएं साइड में, और दाएं साइड से होती हुई फेफड़े तक वापस चली जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो यहां ये आपको बता रखा है, एक अनूठी समन्वयी संबद्धता आहार नाल तथा यकृत के बीच उपस्थित होती है। आहार नाल और यकृत, ये अपने पास इस प्रकार का था आहार नाल, ये आमाशय था, यह उसके बाद में छोटी आंत और बड़ी आंत नीचे की ओर इस प्रकार से थे। ठीक है, ये इस प्रकार से, और यकृत अपने पास इस प्रकार का यहाँ था यकृत राइट साइड में। तो यहाँ जो होता है इससे अपन बोलते हैं यकृत निवाहिका परिसंचरण। किस किस के बीच में? यकृत और आहार नाल के बीच में। यकृत और आहार नाल के बीच में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो परिसंचरण तंत्र है, उसे अपन बोलते हैं यकृत निवाहिका परिसंचरण तंत्र या हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, हेपेटिक लिख लो आप, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, यकृत निवाहिका परिसंचरण तंत्र। यकृत निवाहिका शिरा, हमने नहीं लिखा, इसने शिरा लिखा। रक्त को इसके पहले कि वह क्रमबद्ध परिसंचरण में आंत्र से यकृत तक पहुंचाती है। हमारे शरीर में एक ठीक है, हमारे शरीर में एक विशेष हृदय परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जो रक्त सिर्फ को हृदय पेशी न्यास तक ले जाता तथा वापस लाता है। ये थोड़ा सा इसने गलत लिखा है शायद। यकृत निवाहिका सिस्टम में आपको बता देता हूं क्या है ये यकृत निवाहिका सिस्टम। यकृत निवाहिका सिस्टम एक विशेष प्रकार का सिस्टम होता है जिसमें यकृत और जो अपना आहार नाल वाला पार्ट है वो जुड़ा होता है। तो मेनली अपन बात करते हैं कि ये शिरा है अपने पास, ठीक है, मान लो ये शिरा, और हृदय अपने पास यहाँ कहीं ऊपर की ओर। तो जो रक्त हृदय में जाना चाहिए वो आपके पास लीवर और जो इंटेस्टाइन है उसको कनेक्ट यहाँ से कर रहा है। उसके बाद में यहाँ से लीवर से होता हुआ वो कहाँ चला जाएगा? उसके बाद में जाएगा वो हृदय के अंदर। ठीक है, क्लियर है? तो हृदय लीवर से जो अपने हृदय तक लेके जा रहा है उसे तो अपन बोलते हैं हेपेटिक वीन या यकृत शिरा। लेकिन जो आपके पास यकृत और आहार नाल के बीच में उसे अपन बोलते हैं यकृत निवाहिका तंत्र, जो हृदय में जाने से पहले यहाँ पर सर्कुलेट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? यकृत निवाहिका शिरा रक्त को इसके पहले कि वह क्रमबद्ध परिसंचरण, मतलब क्रमबद्ध सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में वो जाए, ये जो अपन ने देखा था, आंत्र से यकृत तक पहुंचाती है। तो ये जो शिरा है वो क्या करेगी? आंत से यकृत तक खून को लेके जाएगी, ब्लड को लेके जाएगी, उसके बाद में वो क्रमबद्ध में जाएगा। ये आपके पास सिंपल सा, ठीक है। हमारे शरीर में एक विशेष हृदय परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जो सिर्फ रक्त को हृदय पेशी न्यास तक ले जाता तथा वापस लाता है। तो ये इससे अपन डिटेल से और देखेंगे, अभी इतना से आपको ध्यान रखना है। विशेष हृदय परिसंचरण तंत्र, ठीक है, हृदय के अंदर मिलता है, ठीक है, जो क्या करता है? कोरोनरी सिस्टम इसे बोला है, क्योंकि अपन ने बात की है कि हृदय जो होता है उसके अंदर क्या होता है? कार्डियक मसल्स होती है, ये हृदय है मान लो। तो ये भी किससे बना होता है? पेशियों से बना होता है। तो इन पेशियों का संकुचन और क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, ठीक है, संकुचन और अनुशीतलन हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है। तो इसको भी क्या होगा? एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ जाएगा, खाना वाना सब कुछ जाएगा। तो यहाँ जो ऑक्सीजन वगैरह जा रही है तो उसका ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से होता है, उसका संचरण किस प्रकार से होता है? तो जो अपना हार्ट है उसके अंदर भी छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं का सिस्टम होता है जिसे अपन बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? कोरोनरी सर्कुलेशन, या इसे अपन बोलते हैं हृदय परिसंचरण, जो केवल हृदय के लिए ही है, बाकी के लिए नहीं है, ठीक है। तो जो सिर्फ जो रक्त सिर्फ को हृदय पेशी न्यास तक ले जाता है और वापस लेके आता है। ये डायग्राम अपन ने डिस्कस कर ही लिया, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हृदय क्रिया का नियमन या रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज इंग्लिश में बोलते हैं, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियक एक्टिविटी। तो हृदय जो है क्या खुद से वो सारे काम कर लेता है, या जो अपना मस्तिष्क है उसका भी कोई रोल है? वो यहाँ पर अपन देखते हैं। हृदय की सामान्य क्रियाओं का नियमन अंतरिम होता है, अर्थात विशेष पेशी उत्तक या नोडल उत्तक द्वारा स्वयं नियमित होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑटो रेगुलेशन इसे अपन बोलते हैं। नोडल उत्तक अपन ने पढ़ लिया है, SA नोड, AV नोड अपन ने देखा था, ठीक है। इसीलिए हृदय को पेशीजनक या मायोजेनिक बोलते हैं, मतलब खुद से ये रेगुलेट कर रहा है, मसल्स वगैरह सारी इसके अंदर है, तो मायोजेनिक इसे अपन बोल रहे हैं, स्वनियमित होता है, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। मेडुला ऑब्लोंगाटा के विशेष, मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या होता है? मस्तिष्क जो होता है इस प्रकार का है, मान लो ये मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्यम मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो पश्चिम मस्तिष्क का एक पार्ट होता है मेडुला, हिंदी में भी यही बोलते हैं, इंग्लिश में भी यही है, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा के विशेष तंत्रिका केंद्र स्वायत्त तंत्रिका के द्वारा हृदय की क्रियाओं को संयमित कर सकता है, स्वायत्त तंत्रिका, ठीक है।
दो प्रकार की तंत्रिका होती है, एक तो ऑटोनोमस की अपन बात करें, एक पेरिफेरल की अपन बात करें, ठीक है। ऑटोनोमस का मतलब होता है, ऑटो का मतलब खुद से, स्वयं। पेरिफेरल का मतलब होता है जो अपने परिधीय तंत्रिका तंत्र, जैसे हाथ पैर को रेगुलेट करना, तो ये ब्रेन के परिधि में है, बाहर की ओर है, ठीक है। और ऑटो का मतलब खुद से वो रेगुलेट कर रहा है, इसे नर्वस सिस्टम अपन देखेंगे। अभी आपको ध्यान में रखना है कि मेडुला का एक पार्ट है स्वायत्त तंत्रिका, उसके द्वारा हृदय क्रियाओं को नियमित अपन कर सकते हैं। जैसे ही फिजियोलॉजी होगी ना, तो सारे एक दूसरे से रिलेट करो, सारा सब कुछ आ जाएगा। अब उस स्वायत्त की अपन बात करें तो स्वायत्त में दो प्रकार के होते हैं, एक तो अनुकंपीय और दूसरा परानुकंपीय, ठीक है। अनुकंपीय और परानुकंपीय। अनुकंपीय तंत्रिकाओं से प्राप्त तंत्रिका है, ये नर्वस सिस्टम के पार्ट है। तंत्रिकाओं से प्राप्त तंत्रिका संकेत हृदय स्पंदन को बढ़ा देते हैं, मतलब हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है उसे बढ़ा देते हैं। उससे क्या होगा, निलय संकुचन सुदृढ़ बना देते हैं, ठीक है, और हृदय निकास को बढ़ा देते हैं। तो बार बार जब जो कॉन्ट्रैक्शन 72 बार हो रहा था तो वो 80 बार होगा, तो क्या होगा, हृदय निकास यहाँ से बढ़ेगा, ठीक है। 5 लीटर की जगह हो सकता है 7 लीटर यहाँ से निकल जाए, और जो कॉन्ट्रैक्शन है उसके संकुचन जो हो रहा है उसे भी सुदृढ़ बना रहा है, मजबूत बना रहा है। दूसरी तरफ जो परानुकंपी होता है वो क्या करता है, जो स्वचालित तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, हृदय स्पंदन एवं क्रिया विभव की सामान्य गति कम करता है, तो अनुकंपीय बढ़ाता है, परानुकंपी घटाता है, एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, और ये हृदय निकास को भी कम करते हैं। अधिवृक्क अंतस्तथा एड्रिनल मेडुला, तो एड्रिनल मेडुला जो है वो आपके पास अधिवृक्क, वृक्क का मतलब होता है किडनी, जो किडनी होती है उसके ऊपर एक ग्लैंड होती है, दोनों साइड एक एक ग्लैंड होती है, उसे अपन बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क, अधि का मतलब ऊपर, वृक्क का मतलब वृक्क के ऊपर जो ग्रंथि होती है उसे अपन बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। और ये जो ग्रंथि है इसकी अपन बात करते हैं, इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक बाहरी होता है जिसे अपन बोलते हैं वल्कुट, और अंदर वाला होता है जिसे अपन बोलते हैं मध्यांश। इससे अपन जो 22वां चैप्टर उसके अंदर डिटेल से देखते हैं। तो अभी सिंपल सा आपको इस तरह का डायग्राम बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तो एड्रेनल मेडुला जो होता है उसका हार्मोन भी हृदय निकास को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। डर लगता है अपने को, कभी कभी सपना आ रहा होता है तो डर जाता है, तो इस समय हृदय निकास भी बढ़ जाता है, तो वो काम जो करता है एड्रेनल मेडुला वाला करता है, ठीक है। फाइट और फ्लाइट हार्मोन इसे अपन बोलते हैं, करो या मरो की अपन बात गया, तो लड़ाई कर लो या उड़ के भाग जाओ, ठीक है। तो वो आपके पास है, इसे भी अपन डिटेल से देखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पेशीजनक होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा का तंत्र होता है, अनुकंपीय बढ़ाता है, परानुकंपीय घटाता है, और एक एड्रिनल मेडुला जो है वो भी बढ़ा देता है। तो ये चार आपको इसमें शब्द ध्यान में रखने, ये टॉपिक इजिली कर लोगे आप। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का परिसंचरण की विकृतियां, ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। उच्च रक्तदाब, अति तनाव, बीपी आपने सुना होगा, बीपी बढ़ गया इसका, ज्यादा टेंशन लेने से नहीं, ज्यादा गुस्सा करने से, तो बीपी कम भी हो गया कभी कभी, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो वो आपके पास रक्तदाब है, और उच्च का मतलब हाई ब्लड प्रेशर। अति तनाव इसे अपन बोलते हैं, और अति तनाव को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपर टेंशन। हाइपर का मतलब ज्यादा, टेंशन का मतलब टेंशन, तनाव। अति तनाव रक्तदाब की वह स्थिति है जिसमें रक्तचाप सामान्य, सामान्य रक्तचाप आपसे पूछा जाए तो 120/80 होता है, ठीक है। एमएम ऑफ एचजी, मरकरी का जो एमएम है वो इसकी यूनिट है, एमएम ऑफ एचजी, एचजी को बोलते हैं मरकरी, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। तो ये नॉर्मल होता है सामान्य 120 और 80। 120 क्या है, 120 क्या है, तो जो रक्त वाहिकाएं जब होती है, जब हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन होता है, जब निले का संकुचन होता है, तब जो ब्लड आता है वो इसकी जो भित्ति है, ये मान लो कोई भी रक्त वाहिका है, तो जब रक्त यहाँ से प्रवाह हो रहा है तो ये क्या करेगा, इस भित्ति के संपर्क में आएगा, ऊपर और नीचे चारों तरफ से। तो जब ये रक्त इस भित्ति पर जो प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, मान लो ये रक्त भित्ति यहाँ पर, ये भित्ति ऊपर वाली, और रक्त जा रहा है यहाँ ऊपर की ओर प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, तो उस प्रेशर को अपन बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अगर वो प्रेशर सामान्य से ज्यादा हो गया, और सामान्य कितना होता है 120 और 80, तो ये जो जब नीले का संकुचन हुआ तब आपके पास 120 होना चाहिए सामान्य। जब नीले रिलैक्स हो गया है, नीले अब क्या आ गया है, रिलैक्स हो गया, तब भी इन रक्त वाहिकाओं में क्या होगा, रक्त तो हो गई, लेकिन रक्त होगा तो, लेकिन वो क्या होगा, कम दाब यहाँ पर लगाएगा, तो वो आपके पास क्या होना चाहिए, 80 होना चाहिए, तब वो सामान्य है, ठीक है। एक आपके पास नीले का संकुचन हुआ है तब, दूसरा जब रिलैक्स है तब रक्त वाहिकाओं में रक्त द्वारा लगाया गया दाब को अपन बोलते हैं रक्त दाब, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सामान्य 120/80 से अधिक होता है। इस मापदंड में 120 mmHg, ठीक है, मिमी एचजी लिखा, मिलीमीटर में मरकरी दबाव को प्रकुंचन या पंपिंग दाब, प्रकुंचन का मतलब संकुचन हुआ था, और 80 मिमी एचजी को अनुशीतलन या विराम काल रक्तदाब कहते हैं, मतलब रिलैक्स यहाँ पर हो गया है। नीले, यदि किसी का रक्तदाब बार बार मापने पर भी व्यक्ति 140 90 या इससे अधिक होता है, मतलब ये 120 से 140 हो गया और 80 से 90 हो गया, और इससे भी अधिक है तो वो अति तनाव प्रदर्शित करता है।
उच्च रक्तचाप हृदय की बीमारियों को जन्म देता है तथा अन्य महत्वपूर्ण अंगों जैसे मस्तिष्क और वृक्क जैसे भागों को भी प्रभावित करता है। ज्यादा टेंशन लेने से किडनी फेल हो जाती है, मस्तिष्क की जो है तंत्रिकाएं वो भी उलट पुलट हो जाती है। ठीक है, ज्यादा डिटेल से नहीं है। जब अपन एक्सक्रीटिव उत्सर्जित तंत्र वाला पढ़ेंगे तो आपको वृक्क वाला जरूर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना, उच्च रक्तचाप। नेक्स्ट, हर्द धमनी रोग, सीएडी लिखा, इसे बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, हर्द धमनी बीमारी या रोग को प्राय एथेरियोस्क्लेरोसिस, एथेरियोकांठी या एथेरोसिस स्क्लेरोसिस के रूप में संदर्भित करता है। आप चाहो तो एथेरियोस्क्लेरोसिस इस प्रकार से लिखते हैं, एथेरियो स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस। ठीक है, जिसमें हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिनियां प्रभावित होती है। तो अभी अपन ने क्या बात की थी कि हृदय जो होता है, कोरोनरी सर्कुलेशन अभी अपन ने देखा था यकृत निवाहिका वाले में। ठीक है, तो ये हृदय अपने पास है, उसमें भी क्या होती है, उसमें भी ये आपके पास मसल्स होती है और इसको मसल्स को सप्लाई करने वाली क्या होती है, वाहिकाएं होती है। तो हृदय को खुद को जो ऑक्सीजन की सप्लाई करती है वाहिनियां, वो इसमें क्या होती है, प्रभावित होती है। यह बीमारी धमनी के अंदर, ये जो वाहिकाएं हैं कोरोनरी सर्कुलेशन वाले अपन ने बात की थी, इसमें धमनी है, उसके अंदर मान लो ये सामान्य धमनी और ये प्रभावित है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये कैल्शियम का जमाव हो गया, ये कैल्शियम का, वसा का या रेशियो तक का जमाव हो गया। तो ये पहले नॉर्मल सा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा था इसमें, लेकिन अब जमा हो गया तो जगह अपने पास कम हो गई, तो सही से सर्कुलेशन नहीं होगा, मतलब ये छोटी हो गई, सक्रिय यहाँ पर होगी। ठीक है, तो यह बीमारी धमनियों के अंदर कैल्शियम, वसा तथा अन्य रेशियो तत्वों के जमा होने से होता है, जिसमें धमनी की अवकाशिका संकरी रहती थी, छोटी हो गई तो छोटी हो गई, तो जो रक्त की सप्लाई हो रही है वो सही से नहीं हो रहा, पाइप छोटा हो रहा है। ठीक है, हृदय शूल या एंजाइना इसे अपन बोलते हैं। जो नेक्स्ट अपने पास तीसरे प्रकार की एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं इसे, हृदय शूल पेक्टोरिस बोलते हैं इंग्लिश में। हृदय पेशी में, जो हृदय की पेशी है उसमें जब पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, जितनी उसको जरूरत है उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, तो सीने में कभी कभी दर्द होता है, आपको भी ऐसा फील हुआ होगा। तो सीने में दर्द या अवक्ष पीड़ा होता है, जिसे अपन बोलते हैं एंजाइना हृदय शूल, शूल के जैसे तीखा दर्द होता है यहाँ पर। हृदय शूल स्त्री या पुरुष दोनों में किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन मध्यावस्था तथा वृद्धावस्था में सामान्यतः होता है। ठीक है, जो 25 साल के बाद वाली जो एज होती है लगभग, उससे स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी होता है, तो डॉक्टर साहब को दिखा देना चाहिए। वैसे यह अवस्था रक्त बहाव के प्रभावित होने से होती है, तो रक्त बहाव सही से हो रहा नहीं हो रहा उससे होती है। और सबसे लास्ट में कुछ डिजीज और अपने पास है, हृदयपात या हार्ट फेलियर। ठीक है, हार्ट फेलियर, अब इसको मैं सिंपल सी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, आप समझिए। हार्ट जो है उसका मेन काम क्या है, उसका मेन काम है ब्लड को पंप करना, रक्त को पंप करना। ठीक है, रक्त को पंप करना, पंप हृदय का मेन काम है। तो वो अपना काम अगर नहीं कर पाएगा तो वो क्या हो गया, अपने काम में फेल हो गया, उसे अपन बोलते हैं हार्ट फेलियर। तो हृदयपात वह अवस्था जिसमें हृदय शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाता, रक्त को जो पर्याप्त आपूर्ति वो नहीं कर पाएगा, तो उसे अपन बोलते हैं हार्ट फेलियर। इंग्लिश में ध्यान में रखिएगा, बहुत इजी से मैं आपको समझा रहा हूँ। हार्ट फेलियर बता दिया, हार्ट का काम क्या होता है, रक्त को पंप करना, लेकिन वो सही मात्रा में आवश्यकता अनुसार नहीं कर पाएगा, तो अपने काम में असफल हो गया, मतलब वो फेल हो गया। इसको कभी कभी संकुलित हृदयपात भी कहता है, क्योंकि फुफ्फुस का संकुलन हो जाता है, हो जाना भी उस बीमारी का प्रमुख लक्षण। ठीक है, तो फुफ्फुस जो है इससे कभी कभी रिलेटेड होता है। हृदयपात ठीक हृदयघात की बात ही नहीं है। ठीक है, अब अपन हृदयघात की बात करते हैं, वो अपने पास क्या है, हार्ट अटैक नहीं, हार्ट पे अटैक, हार्ट अटैक मतलब हार्ट पर अटैक, लेकिन हार्ट पर कैसे अटैक, जो हृदय की जो पेशियां है उस पर अटैक हो जाता है। अटैक हो गया तो टूट फूट होगी, मान लो कोई मेरा दुश्मन मेरे ऊपर अटैक कर देता तो मेरा हाथ पैर तोड़ दी तो दिक्कत होगी ना फिर। तो हृदयपात जो है ठीक हृदयघात की बात नहीं होता है। हृदयघात में क्या होता है, हृदयघात में क्या होता है, जहां हृदयघात में हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, जबकि हृदयपात में हृदय पेशियों को रक्त आपूर्ति अचानक अपर्याप्त हो जाने से एकाएक क्षति होती है। तो हृदयपात में क्या होता है, हृदयपात की अपन बात करते हैं, हृदयपात में हार्ट अटैक की अपन बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हृदय पेशी जो है उसमें रक्त की आपूर्ति सही नहीं हो रही, इसीलिए क्या हो जाता है, वो उस जो मसल से वो क्षति पहुंच जाती है, वो डैमेज यहाँ से हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। हृदयपात की अपन जो बात कर रहे हैं, हृदयपात और हृदयघात क्या है, अलग अलग यहाँ पर है। ठीक है, हार्ट फेलियर अपने पास हो गया और हार्ट अटैक यहाँ से हो गया। तो यहाँ जो है अपने पास सिंपल से क्या होता है, डिजीज और डिसऑर्डर भी यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होते हैं। ध्यान में रखना, हृदयपात और हृदयघात जो है वो अलग अलग होते हैं। हृदयघात का मतलब चोट, हार्ट फेल का मतलब क्या था, फेल हो जाता अपने काम करने में। क्लियर है।
सो यहाँ पर अपना जो चैप्टर है वो भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए हैं। नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं वापस से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप पढ़िए खुद से जितना करेंगे उतना ही आपके लिए कारगर होगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो इसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व अपन बहुत जल्द करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।